उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ढाबे पर नॉनवेज खाना परोसे जाने का आरोप लगाते हुए हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने बवाल कर दिया। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मौजूद सभी ढाबों में नॉनवेज खाना बेचे जाने पर लगाए गए प्रतिबंध का हवाला दिया और हंगामा किया। हंगामा करने वाले लोगों ने दावा किया कि ढाबा चलाने वालों ने पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर न सिर्फ नॉनवेज खाना बनाया बल्कि ढाबे में मांस छिपाकर रखा था। और इस बात की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने उस ढाबे पर धावा बोल दिया। चावल खोल के दिखाओ अंदर से, मैं भी तुम्हें चावल बताए थे, मारो कटली मारो इसमें। हंगामा करने वाले लोगों ने ढाबे के अंदर घुसकर तलाशी ली। उन्होंने सभी बर्तनों को खोलकर देखा और वहां रखे एक फ्रिज की भी तलाशी लेते दिखे। ढाबे में मौजूद फ्रिज के अंदर मांस मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के लोग भड़क गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। हालांकि इससे पहले कि पुलिस की टीम भोजपुर इलाके में मौजूद उस ढाबे पर पहुंचती, हंगामा कर रहे लोगों ने वहां बने खाने को नाले में डलवा दिया। थाना भोजपुर के मात्र 50 मीटर दूरी पर मांस की दुकान चल रही है। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि ये ढाबा मुरादाबाद उत्तराखंड स्टेट हाईवे पर पड़ने वाले कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद है, जहां सभी ढाबों को नॉनवेज नहीं बनाने का आदेश दिया गया था। लेकिन इस ढाबे पर उनके मुताबिक नियमों की अनदेखी की गई। बाद में पुलिस ने ढाबे को बंद करवा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कांवड़ियों ने कप्तानगंज बाजार में सड़क जैम कर आगजनी और तोड़फोड़ की। बवाल कर रहे कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय के एक लड़के ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद उस लड़के और कुछ कांवड़ियों के बीच मारपीट हो गई। खबर मिलने पर पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और उस लड़के को अपने साथ पुलिस चौकी लेकर चली गई। इस बात पर कांवड़ियों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और उन्होंने कप्तानगंज बाजार में बवाल शुरू कर दिया। उन्होंने वहां नारेबाजी शुरू कर दी और सड़क पर जाम लगा दिया। गुस्से में तमतमाए कुछ कांवड़िए वहां मौजूद पुलिस की एक गाड़ी पर टूट पड़े। उनमें एक कांवड़िया उस गाड़ी की छत पर चढ़ गया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। भागो 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 कमरम भागो। बवाल के दौरान पूरे कप्तानगंज बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस की उस गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद नाराज कांवड़ियों ने सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग पर गुस्सा निकाला। उन्होंने लोहे के 2 बैरिकेड गिराकर उनमें आग लगा दी। कांवड़ियों के बवाल के दौरान कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद दिखे। वो लगातार तोड़फोड़ और हंगामा कर रहे कांवड़ियों को समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन कांवड़ियों का गुस्सा नहीं थमा। सूचना मिलने पर वहां पहुंचे एडीएम के मुताबिक अयोध्या से लौट रहे कांवड़िए बाबा भद्रेश्वर नाथ मंदिर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के उस लड़के के साथ उनकी बहस हुई और माहौल बिगड़ गया। शिव भक्तों में और कुछ अन्य व्यक्ति जो थे वहाँ मौजूद थे, उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई थी और उसको लेके कांवड़ियों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। आरोपी लड़के पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद कांवड़ियों का गुस्सा शांत हो सका। हालांकि बस्ती ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के शामली में भी कांवड़ियों का बवाल देखने को मिला। वहां एक कार की टक्कर से कांवड़ खंडित होने पर कुछ कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। इस घटना से नाराज होकर उन्होंने मेरठ करनाल हाईवे को जाम कर दिया। बवाल बढ़ने पर जिले के एसपी वहां पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर किसी तरह कांवड़ियों को शांत कराया, क्योंकि कांवड़ खंडित होने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो इतना भड़क गए कि उन्होंने अपनी यात्रा वहीं रोक दी। इसके बाद कांवड़ियों ने मेरठ करनाल हाईवे को जाम कर दिया। हंगामे की खबर पुलिस को मिली तो मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसपी समेत कई पुलिस वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने काफी देर तक कांवड़ियों को समझाया, तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। इससे पहले एक कार से टकराकर उनकी कांवड़ खंडित हो गई। घटना शामली के आदर्श मंडी इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की कांवड़ कार से टकराई वो हरियाणा के करनाल के रहने वाले बताए गए और हरिद्वार से गंगा जल लेकर शामली के रास्ते अपने घर जा रहे थे। बाद में जिले के एसपी राम सेवक गौतम ने उन्हें गंगा जल मंगवा कर दिया और साथ ही यह भरोसा दिया कि जिस कार ने उनकी कांवड़ को टक्कर मारी उसे चला रहे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भरोसा मिलने के बाद कांवड़ियों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। और सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां पुलिस ने ऐसे 5 लड़कों को गिरफ्तार किया जो अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर कांवड़ियों जैसे कपड़े पहनकर चोरी करते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी कांवड़ यात्रा मार्ग पर बने कांवड़ सेवा शिविरों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने बताया कांवड़ियों के भेष में सभी आरोपी कांवड़ सेवा शिविरों में घुसते थे और वहां से कांवड़ियों के फोन, पैसे और सामान चुराकर फरार हो जाते थे।
और पकड़े जाने के डर से उन्होंने न सिर्फ अपने नाम बदल लिए थे बल्कि हुलिया और कपड़े भी बदल लिए थे। कांवड़ सेवा शिविरों में चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। जांच के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उनकी पहचान सुहेल, शेर खान, आसिफ, आबिद और आसिफ के तौर पर की गई। यानी पकड़े गए आरोपियों में 2 लड़के आसिफ नाम के रहे। आबिद और आशिफ 2 एचएस हैं और इनके आपराधिक इतिहास काफी है और कई जनपदों में इनके आपराधिक इतिहास है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी एक गिरोह के तौर पर कांवड़ सेवा शिविरों को निशाना बनाते थे। कांवड़ियों के भेष में होने की वजह से उन्हें वहां घुसने में भी कोई परेशानी नहीं होती थी। श्रद्धालुओं का बस धारण करके ये लोग शिविरों में घुसते हैं और अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। मोबाइल चोरी उनके कर लेते हैं, बैग चोरी कर लेते हैं। पुलिस के मुताबिक 5 आरोपियों को उस वक्त पकड़ा गया जब वो एक कांवड़ सेवा शिविर में चोरी का प्लान बना रहे थे। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा से लौट रहे कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। वहां कांवड़ यात्रियों के लिए बनाए गए शिविरों में जश्न का माहौल दिखाई दिया। यही नहीं, वहां रात के वक्त भी सड़कों पर लोगों का तांता लगा रहा और उन्होंने जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया। वहां सड़कों से लेकर सेवा शिविरों तक रंग बिरंगी लाइटें जगमगाती दिखी। इसी बीच कांवड़ियों के अलग अलग जत्थे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते दिखाई दिए। पैदल कांवड़ियों की मदद के लिए उनके साथी ट्रकों और मोटरसाइकिलों पर आगे आगे चलते दिखाई दिए। इस दौरान रास्ते के दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। कांवड़ियों के लिए बने शिविरों में तो लोग भगवान शिव के भजनों पर झूमते नजर आए। पूरा माहौल जो है एक उत्सव जैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये फूलों की जो वर्षा यहाँ पर कर रहे हैं। सहारनपुर में अंबाला रोड पर पूरी रात जश्न का माहौल रहा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से में बिल्कुल उत्तराखंड की सीमा पर है। उस जिले की सीमा उत्तराखंड के अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। इसीलिए हरिद्वार से जल लाने वाले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के हजारों कांवड़िए सहारनपुर से होकर गुजरते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुलडोजर पर चढ़कर कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु इस अनोखे स्वागत से बेहद खुश दिखाई दिए। उत्साह में आकर उन्होंने खूब जयकारे लगाए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में बुलडोजर कई बार चर्चा में रहा जब अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। लेकिन मेरठ में बुलडोजर का इस्तेमाल कांवड़ियों के भव्य स्वागत के लिए किया गया। उस पर चढ़कर कुछ लोगों ने वहां पहुंचने वाले कांवड़ियों पर फूल बरसाए। बुलडोजर से फूलों की बारिश को देखकर शिव भक्तों ने खूब जयकारे लगाए। इस स्वागत समारोह का आयोजन मेरठ के एक टोल प्लाजा के नजदीक किया गया। वहां कई बुलडोजर नजर आए। उन पर चढ़कर लोगों ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं का सम्मान किया। लोगों ने न सिर्फ पैदल चल रहे कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, बल्कि मोटरसाइकिलों से जा रहे श्रद्धालुओं पर भी फूल बरसाए। इस दौरान बुलडोजर पर खड़े लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम के नारे भी लगाए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कई बार चर्चा में आया। राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कई बार बुलडोजर से सख्त कार्रवाई की गई। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़िए की मोटरसाइकिल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मोटरसाइकिल पर जल ले जाया जा रहा था, लेकिन अचानक उसमें आग लग गई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल बीच सड़क पर जलती नजर आई। मोटरसाइकिल से निकलती आग की तेज लपटों को देखकर लोग सकपका गए। उन्होंने बोतल से पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश की। इस बीच वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान भी आग बुझाने में लग गए, लेकिन वो मोटरसाइकिल आग का गोला बन गई। इस हादसे की वजह से सड़क पर जैम जैसे हालात हो गए। बाद में ट्रैफिक पुलिस के जवान ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाना शुरू किया। यह हादसा हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के पास नेशनल हाईवे पर हुआ। वो कांवड़िए अपनी मोटरसाइकिल पर जल लेकर कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए निकले थे। अचानक उनकी चलती हुई मोटरसाइकिल में आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते वो अपनी मोटरसाइकिल से उतर गए और उनकी जान बच पाई। बाद में मोटरसाइकिल में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल बुरी तरह जल गई। इस हादसे के बाद पुलिस और भी ज्यादा सतर्क हो गई और कांवड़ मार्ग में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली। कांवड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर अपनी झांकियां बनाई। इसके जरिए उन्होंने पाकिस्तान में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना के जज्बे को सलाम किया। और मेरठ में तो एक कांवड़िए की कांवड़ में ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लगा नजर आया। उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें लगी दिखाई दी। इसके साथ ही उनकी कांवड़ पर 2 तिरंगे भी लहराते दिखे। उनके मुताबिक उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी कांवड़ समर्पित की।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वहां उनके साथ बाकी कांवड़ियों ने भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना का आभार जताया और भारत माता की जय के नारे लगाए। जबकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने अपनी झांकी में मिसाइलों का मॉडल तैयार किया। उन्होंने भी भारत की तरफ से पाकिस्तान में की गई जवाबी कार्रवाई के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। उनके मुताबिक उन्होंने सेना के सम्मान में ये झांकी निकाली। भारत सरकार ने ब्रह्मोस और आकाश से उनको जवाब दिया, आतंकवादियों को मिटाया, उसी से हमें प्रेरणा मिली, राष्ट्रवाद से प्रेरित है। उन कांवड़ियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों के पैर छूकर उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली पहुंचे। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने फूल बरसाकर सभी कांवड़ियों को स्वागत किया और महिला कांवड़ियों की पूजा भी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आरती की थाली लेकर उन महिलाओं के सामने खड़ी नजर आई। उन्होंने पहले उनके माथे पर तिलक लगाया, फिर उन पर फूल बरसाए और उसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हरिद्वार से गंगा जल लेकर जितनी भी महिलाएं दिल्ली पहुंची, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन सभी महिलाओं का इसी तरह स्वागत किया। उन महिलाओं ने भी खुशी खुशी दिल्ली की सीएम को आशीर्वाद दिया। इसके बाद रेखा गुप्ता कांवड़ियों की भीड़ के बीच पहुंची और उन पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान वहां ढोल नगाड़े बजते नजर आए। शिव भक्त वहां नाचते गाते दिखे। सावन का महीना है और शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। महिला जो शिव भक्त हैं उनकी पूजा अर्चना करती हुई। कांवड़ियों का स्वागत करने के बाद रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की पिछली सरकार ने कांवड़ियों के लिए बनाई गई समितियों के बिल तक नहीं चुकाए। पिछले 3-4 साल के कांवड़ आयोजनों के बिल भी पेंडिंग है। उन्होंने भरोसा दिया कि दिल्ली पहुंच रहे कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर क्यूआर कोड लगाए जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूटों पर ढाबों और खाने की दुकानों में क्यूआर कोड लगाए जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट के मुताबिक दुकानदारों को क्यूआर कोड और लाइसेंस दिखाना होगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था ताकि दुकान के मालिक की पहचान हो सके। लखनऊ में हिंदू समुदाय की एक लड़की ने आरोप लगाया कि कमरुल हक नाम के एक व्यक्ति ने धर्म छिपाकर उनसे शादी की। उनके मुताबिक कमरुल हक ने विवेक बनकर पहले उनसे शादी की और 4 साल बाद वो दिल्ली चले गए। लड़की के मुताबिक कमरुल हक के परिवार ने उनसे मारपीट भी की। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर कमरुल हक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पंजाब के बठिंडा में एक ट्रक और कार की टक्कर में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं कार भी तहस नहस हो गई। जानकारी के मुताबिक कार का टायर फटने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। इसके बाद वो कार डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ चली गई। उसी वक्त वो ट्रक वहां आ गया और उसकी कार से टक्कर हो गई। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में सावन महीने के दौरान चिकन पिज्जा बेचे जाने से भड़के एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। बवाल बढ़ने पर पुलिस तक बुलानी पड़ गई। हिंदू युवा वाहिनी नाम के संगठन ने वहां चलने वाले सभी रेस्टोरेंट से अपील की थी कि वो सावन के किसी भी सोमवार पर लोगों को नॉनवेज खाना ना परोसें और उसकी डिलीवरी भी ना करें। लेकिन हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता तब भड़क गए जब पिज्जा चेन डोमिनोज के एक रेस्टोरेंट से चिकन पिज्जा ऑर्डर किए जाने पर उसकी डिलीवरी भी कर दी गई। हालांकि ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि खुद हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने ही किया। और जैसे ही रेस्टोरेंट का कर्मचारी चिकन पिज्जा लेकर पहुंचा, उन्होंने उसे घेर लिया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सावन महीने में नॉनवेज खाना बेचे जाने पर नाराजगी जताई, क्योंकि उन्होंने बरेली में कोतवाली थाने के सभी रेस्टोरेंट से गुहार लगाई थी कि वो सावन में सोमवार के दिन नॉनवेज खाना न परोसें। और सब इस बात से मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे थे कि भैया हम नहीं बेचेंगे, एक दिन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब उन्होंने पिज्जा चेन डोमिनोज के रेस्टोरेंट से चिकन पिज्जा ऑर्डर किया तो उन्हें उसकी डिलीवरी कर दी गई। उन लोगों ने आरोप लगाया कि डोमिनोज का जो कर्मचारी पिज्जा लेकर पहुंचा, उसकी पहचान भी छिपाई गई। और जिसके हाथ वो भेजा गया उसे एक राधा रानी का कुर्ता पहना के, पूरा उसके टीका लगा के और उसे कुर्ते पजामे में और हिंदू बना के उसे भेजा गया, ताकि किसी पे शक ना जाए कि ये चिकन पिज्जा लेके जा रहा है। हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। लेकिन भड़के हुए लोगों ने चेतावनी दी कि अगर चिकन पिज्जा बेचने वाले रेस्टोरेंट पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे।
इधर बिहार में एनडीए विधायकों की बैठक में सावन के महीने के दौरान मटन परोसे जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। विपक्षी दलों ने इसके बहाने एनडीए को घेर लिया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए एनडीए पर निशाना साधा। हंगामा तब हुआ जब मानसून सत्र के पहले दिन पटना में एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद एनडीए विधायकों के लिए खाने में शाकाहारी भोजन के साथ मटन की भी व्यवस्था की गई थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों डिप्टी सीएम ने फल खाए थे, जबकि कुछ विधायकों ने शाकाहारी तो कुछ ने मटन खाया था। लेकिन सावन के महीने में मटन परोसे जाने की बात जैसे ही बाहर आई, इस पर हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष ने तुरंत इसे एक मौके की तरह लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और इसके बहाने प्रधानमंत्री मोदी तक को घेर लिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बिहार के लखीसराय में एक कार्यक्रम में मंच से लोगों को मटन भात खाने का न्योता दिया था। मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद ललन सिंह वहां एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उसी दौरान मंच से ललन सिंह ने कार्यक्रम में आए लोगों को मटन भात खाने का न्योता दिया था। बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। इसके बाद कार्यक्रम में आए लोगों ने मटन भात खाया था, लेकिन इस पर बिहार की सियासत गर्मा गई थी और विपक्ष ने सावन में मटन खिलाने पर सवाल उठाए थे। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बिजली विभाग के कामकाज से नाराज बीजेपी विधायक ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बीजेपी विधायक राजीव गुंबर ने वहां सड़क के बीचों बीच लगे बिजली के खंबे की शिकायत करने वो पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो कई बार बिजली विभाग से उस खंबे को हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने इसे लेकर बैठक बुलाई। उस बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों ने उस खंबे को हटाने में लगने वाले खर्च का अनुमान बताया और उस बिल को देखते ही बीजेपी विधायक राजीव गुंबर बुरी तरह भड़क गए। कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। खंबे तुम मानव विभाग गलत लगाएगा, खंबे तुम गलत लगाओगे और लोग पैसे देंगे तुम्हारे खंबे हटवाने के और उसे डिसमेंटल करवाने के 5,000 रुपए, 7,000 रुपए जीएसटी भी देंगे। किसकी गलती है? 25,000 रुपए पे एस्टिमेट 50,000 बना दिया आप लोगों ने। इसके बाद गुस्से में उन्होंने अपनी जेब से 50,000 रुपए के नोटों की गड्डी निकाली और उन अधिकारियों के सामने रख दी। लो पैसे लो, मैं लेके आया तुम्हारे लिए, तुम्हारे विभाग के लिए 50,000 रुपए घर से डाल के चला, इसीलिए डाला। इस दौरान जब अधिकारियों ने सफाई देने की कोशिश की तो बीजेपी विधायक का पारा और चढ़ गया। अरे तेरी गलती में लगे क्या? किसकी गलती लगे हो? क्यों लगने दिए गए? क्यों नाले के नीचे से लाइन निकाली गई? इसके बाद वो अधिकारियों को ये निर्देश देते हुए उस बैठक से निकल गए कि चाहे वो उनसे और पैसे ले लें, लेकिन जल्द से जल्द उस खंबे को सड़क से हटवा दें। इधर मध्य प्रदेश के मऊगंज में राज्य के एक मंत्री के कार्यक्रम के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले की खबर सामने आई। वहां की जिला पंचायत की अध्यक्ष ने सीईओ पर आरोप लगाया कि उन्होंने मंत्री के 40 मिनट के कार्यक्रम के लिए फर्जी बिल बनाकर 10 लाख रुपए का खर्च दिखाया। उनके मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए मंगवाई गई सभी चीजों का भुगतान बिजली की एक ही दुकान के नाम पर गलत तरीके से किया गया। इसके बाद पूरे जिले में इसकी चर्चा शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के मऊगंज में गंगा जल संवर्धन अभियान से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए थे, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत के सीईओ ने मनमाने तरीके से काम किया और मंत्री के 40 मिनट के कार्यक्रम के लिए 10 लाख रुपए का फर्जी बिल बना दिया। उनके मुताबिक जिला पंचायत समिति से इसके भुगतान की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। नहीं, ऐसा कोई अनुमोदन नहीं रखा गया था। क्या बिना अनुमोदन भुगतान हो जाना संभव तो नहीं है, लेकिन ऐसा फर्जीवाड़ा करके किया गया है। जिला पंचायत के अध्यक्ष के मुताबिक सीईओ ने कार्यक्रम के लिए जो भी चीजें मंगवाई थी उनका भुगतान बिजली की एक दुकान के नाम पर किया गया, यानी खाने पीने और टेंट पर खर्च की गई रकम को भी बिजली की उस दुकान की लिस्ट में ही जोड़ा गया था। मामला सामने आते ही जिले के डीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। अगर ऐसा होगा तो हम सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और लेखापाल के खिलाफ भी, क्योंकि जबरदस्ती कोई किसी की, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे कर सकता है। जरूर अगर होगा तो शामिल होंगे, इसमें मिले होंगे आपको सरकार में, हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डीएम ने मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि देश इतनी तरक्की कर रहा है कि छोटी छोटी दुकानों में बल्ब से लेकर बिरयानी तक सब मिल जाता है। पता नहीं आपको, मऊगंज में तो मंत्री जी के कार्यक्रम में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए पंचायत वालों ने। 10 लाख रुपए, 40 मिनट का कार्यक्रम था मंत्री का, लेकिन एक बिजली की दुकान ने सारा संभाल लिया। एक बिजली की दुकान ने, कार्यक्रम था गंगा जल संवर्धन का। यह अलग बात है कि लोग कह रहे हैं कि जो लोग गए उनके लिए ही जल का इंतजाम नहीं था, न जल का, न पान का, न जलपान का,
लेकिन लोगों को तो आप जानते ही हो, ऐसी शिकायत करने की आदत रहती है। सबूत मौजूद है भाई कि तंबू भी बिजली की दुकान से आया तो कुर्सियां भी बिजली की दुकान से आई, खाना भी बिजली की दुकान से आया, पानी भी बिजली की दुकान से आया, स्टेज भी बिजली की दुकान वाले ने लगाया, बिजली का सामान तो बिजली की दुकान वाले ने लगाया ही। वो तो ऑब्वियस बात है। मतलब बल्ब से लेकर बिरयानी तक और पावर से लेकर पानी तक सब एक बिजली की दुकान से आया। 10 लाख रुपए लग गए। लोग पता नहीं क्यों शिकायत कर रहे हैं। अरे बिल मौजूद है, बिजली की दुकान के 10 लाख रुपए के बिल मौजूद हैं, और क्या चाहिए लोगों को। पब्लिक का पैसा मंत्री जी के कार्यक्रम में खर्च हुआ, उसके बिल लगा तो दिए थे पंचायत वालों ने, पता नहीं किस बात की जांच के आदेश दे दिए गए। 100 बात की एक बात। उधर महाराष्ट्र में नागपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी मच गई। महाराष्ट्र में मौजूद नागपुर एयरपोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। सुबह करीब 7:30 बजे भेजी गई ईमेल में दावा किया गया कि एयरपोर्ट पर बम है और वो किसी भी वक्त फट सकता है। इसके बाद तुरंत वहां बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ फायर ब्रिगेड की टीम को बुला लिया गया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। हालांकि सर्च ऑपरेशन में एयरपोर्ट पर कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इस मामले में 24 जुलाई को सुनवाई होगी। एक रोज पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में शामिल सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद 12 में 2 आरोपियों को नागपुर की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने शक के आधार पर 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ने का दावा किया। पुलिस ने दावा किया तीनों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका कि हत्या किस वजह से की गई। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से वो बदमाश घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले घड़ियों की एक दुकान पर फायरिंग हुई थी और गिरफ्तार किया गया बदमाश उसमें शामिल था। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण के आरोप में दिल्ली से पकड़े गए आरोपी अब्दुल रहमान को आगरा लाया गया। पुलिस ने अब्दुल रहमान को इस धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड बताया। पुलिस ने बताया कि आरोपी अब्दुल रहमान को दिल्ली के ओल्ड मुस्तफाबाद इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब्दुल रहमान का सुराग धर्मांतरण गिरोह से जुड़ी आयशा नाम की महिला ने दिया था। आगरा की 2 सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में पुलिस आयशा समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन पुलिस को तलाश इस रैकेट के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आयशा से मिले सुराग के आधार पर एक टीम ने दिल्ली में छापा मारा और दिल्ली के ओल्ड मुस्तफाबाद इलाके से अब्दुल रहमान को दबोच लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अब्दुल रहमान को 6 राज्यों से पकड़े गए इस गिरोह के 10 लोगों का सरगना बताया। गिरफ्तारी के बाद अब्दुल रहमान को दिल्ली से आगरा लाया गया। वहां कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी हुई। आगरा पुलिस ने कोर्ट से अब्दुल रहमान से पूछताछ के लिए 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, ताकि इस गिरोह से जुड़े और भी आरोपियों का पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह से जुड़ी आरोपी आयशा ने पूछताछ में अब्दुल रहमान का नाम लिया था। गोवा से जो लड़की आयशा को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसने भी अपने पूछताछ में अब्दुल चचा उर्फ अब्दुल रहमान का नाम बताया था। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि अब्दुल रहमान का नाम महेंद्र जादौन उर्फ पप्पू था। यूपी के फिरोजाबाद में पैदा हुए महेंद्र जादौन उर्फ पप्पू ने 1990 में ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही ईसाई धर्म छोड़कर उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और नाम अब्दुल रहमान कुरैशी रख लिया था। यानी पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का बड़ा गिरोह चलाने वाले आरोपी अब्दुल रहमान ने खुद साल 1990 में अपना धर्म बदल लिया था। पुलिस ने बताया कि अपना धर्म बदलने के बाद अब्दुल रहमान ने अपने पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन करवा दिया था। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान के धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश आगरा की 2 सगी बहनों के गायब होने के बाद होना शुरू हुआ। इसी साल 24 मार्च को दोनों सगी बहनें घर छोड़कर चली गई। उन लड़कियों के पिता ने वहां के सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने जम्मू कश्मीर की रहने वाली सायमा और खुशबू नाम की लड़की का जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सायमा ने धर्म परिवर्तन के लिए पहले उनकी बड़ी बेटी का ब्रेन वॉश किया, फिर इसके बाद वो घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि कुछ दिन बाद समझाने बुझाने पर वो घर लौट गई थी, लेकिन आरोप लगाया गया कि घर लौटने के बाद उसने अपनी छोटी बहन का ब्रेन वॉश किया और 24 मार्च को दोनों घर छोड़कर निकल गईं।
लड़कियों के पिता के मुताबिक 41 दिन बाद आगरा के सदर थाने में 4 मई को केस दर्ज हुआ था। और पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला था कि दोनों सगी बहनें धर्मांतरण की मुहिम से जुड़ गई थीं। ये जानकारी मिलने के बाद साइबर क्राइम को इस केस की जांच सौंप दी गई थी। आगरा कमिश्नर ने इस मामले की जांच के लिए 7 टीमें बना दी थी। कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस ने छापे मारे। आगरा से गायब हुई 2 सगी बहनें 4 महीने बाद 1300 किलोमीटर दूर कोलकाता से बरामद हुई। और पुलिस ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण के इस बड़े गिरोह की फिर परतें खुलनी शुरू हो गई थी। और पुलिस ने धर्मांतरण के इस गिरोह से जुड़े लोगों को दबोचना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच के दौरान धर्मांतरण गिरोह के तार दुनिया के 5 देशों से जुड़ते मिले। पुलिस ने दावा किया उन देशों से धर्मांतरण का गिरोह चलाने के लिए अच्छी खासी रकम भेजी जा रही थी। आगरा की दोनों सगी बहनों को सुरक्षित बचाने के बाद 6 राज्यों में रेड डाली गई। अलग अलग ठिकानों से 10 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस की गिरफ्त में इस गैंग के जो लोग आए उनमें एक का नाम आयशा सामने आया। पुलिस ने जब आयशा के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। पुलिस के मुताबिक गोवा की रहने वाली एसबी कृष्णा उर्फ आयशा ही धर्मांतरण गिरोह की फंडिंग का काम संभालती थी। और आरोप लगाया कि उन्हें पैसा दिल्ली में बैठे अब्दुल रहमान उर्फ रहमान चाचा भेजते थे। जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बताया कि आयशा ने सोशल मीडिया पर कई ग्रुप भी बना रखे थे। उन ग्रुप में इस्लाम धर्म से जुड़े मैसेज और वीडियो भेजे जाते थे। पुलिस के मुताबिक एसबी कृष्णा उर्फ आयशा पंजाब यूनिवर्सिटी से डेटा साइंस की पढ़ाई करती थी। यूनिवर्सिटी में कश्मीर की छात्राएं भी पढ़ती थी। वो उनके संपर्क में आ गई थी। पुलिस ने बताया कि कश्मीरी छात्राओं ने एसबी कृष्णा का ब्रेन वॉश किया और अपने साथ जम्मू कश्मीर भी ले गई थी। जम्मू कश्मीर से लौटने के बाद वो अपने घर गोवा गई और फिर कुछ महीने बाद वहां से वो कोलकाता चली गई थी। और वहीं पर धर्म परिवर्तन करके एसबी कृष्णा से आयशा बन गई थी। धर्म परिवर्तन के बाद वो धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के संपर्क में आई और आरोप है कि गिरोह की फंडिंग का काम उन्होंने संभालना शुरू कर दिया था। पुलिस के मुताबिक इस धर्मांतरण गिरोह के निशाने पर खासतौर से हिंदू समुदाय की लड़कियां थीं जिन्हें अलग अलग तरीके से धर्मांतरण के लिए तैयार किया जाता था। और पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अवैध तरीके से लोगों का धर्म बदलवाने वाले इस रैकेट को विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। दावा किया गया कि गिरोह को लंबे वक्त से अमेरिका, कनाडा और यूके से फंड भेजा जा रहा था ताकि उसकी मदद से वो हिंदू समुदाय की लड़कियों को लालच देकर या उन्हें बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा सके। सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अब्दुल रहमान का भतीजा लंदन में रहता और दावा किया गया कि वो धर्मांतरण रैकेट को पूरे देश में फैलाने के लिए फंड भेज रहा था। इस गिरोह के मुखिया बताए जा रहे अब्दुल रहमान समेत 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी। सूत्रों ने बताया कि इसी कड़ी में पुलिस को पता चला कि आगरा में चल रहे धर्म परिवर्तन के खेल का विदेशों से गहरा कनेक्शन है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस गिरोह को अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के अलावा पश्चिम एशिया के कई देशों से पैसे भेजे जा रहे थे। विदेश से जो फंडिंग आती थी वो फर्जी तरीके से खोले गए खातों में आती थी और फिर उन खातों का पैसा गोवा की रहने वाली आयशा के पास जाता था। सूत्रों ने बताया कि आयशा ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसे कनाडा से दाऊद नाम का आदमी फंड भेजता था। बताया गया कि अलग अलग देशों से मिले फंड को आयशा ही गैंग के दूसरे सदस्यों में जरूरत और काम के हिसाब से बांटती थी। कि शातिर कुछ हद तक इतने शामिल थे कि वे पूरे देश में अलग अलग समाज के लोगों को मुस्लिम बनाना चाहते थे। सूत्रों ने दावा किया कि विदेशी फंडिंग के मामले को देखते हुए ईडी भी इस केस की जांच में शामिल हो सकती है। और इस सबके बीच सूत्रों के मुताबिक आगरा अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अली ने फिर से हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताई। मामले की जांच कर रही पुलिस ने दावा किया था कि जयपुर से गिरफ्तार मोहम्मद अली ने बहुत पहले अपना धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपना इस्लाम धर्म अपना लिया था। और सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद अली ने दोबारा हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताई। सूत्र बताते हैं कि मोहम्मद अली ने पूछताछ के दौरान अपनी गलती मानी और साथ ही ये इच्छा भी जताई कि वो फिर से हिंदू बनकर अपने परिवार से मिलना चाहता है। दोबारा से अपना पुराना धर्म यानी कि हिंदू बनना है। वह बहक कर मुसलमान जरूर बना लेकिन अब वह दोबारा हिंदू बनना चाहता है, अपने परिवार से माफी मांगना चाहता है। इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि मोहम्मद अली का पहले नाम पीयूष पमार था और वो भी धर्म परिवर्तन करवाने वाले इस गिरोह से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने उसे राजस्थान की राजधानी जयपुर से गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक वो राजस्थान के टोंक जिले का रहने वाला है।
सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में मोहम्मद अली ने बताया कि उसने सना नाम की लड़की के चक्कर में आकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। इससे पहले आगरा की रहने वाली 2 सगी बहनों के धर्म परिवर्तन के मामले में मोहम्मद अली समेत 10 आरोपी अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि वो सभी एक गिरोह से जुड़े हुए थे और वो लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्म बदलवाते थे। इस बीच भारतीय वायुसेना से MiG-21 लड़ाकू विमानों की 62 साल बाद विदाई होगी। भारतीय वायुसेना में 62 साल तक सेवा देने के बाद MiG-21 लड़ाकू विमानों के 2 स्क्वाड्रन यानी 36 लड़ाकू विमानों को 19 सितंबर को रिटायर कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ एयरबेस पर विदाई कार्यक्रम होगा। MiG-21 लड़ाकू विमानों को 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था जो आवाज की गति से तेज उड़ सकता था। पंजाब में बच्चों से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। वहां 31 जगहों पर छापेमारी कर 47 बच्चों को छुड़ाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बच्चों से जबरन भीख मंगवाई जा रही थी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले रामनगर में पुलिस ने 500 लीटर कच्ची शराब नष्ट की। इसके साथ ही 15 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। इससे पहले रामनगर और कई दूसरे इलाकों से 20,000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई थी। केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गुस्सा निकाला। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में होने वाले पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं बुलाए जाने पर सवाल उठाए। इससे पहले कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने एक बयान में शशि थरूर को पार्टी से अलग बताया था। उधर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा के तार विदेशों से जुड़ते पाए गए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा के करीबी नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने मध्य अमेरिकी देश पनामा में एक फर्जी कंपनी बनाई थी। दावा किया गया कि उस कंपनी के जरिए एक मोटी रकम भारत में धर्मांतरण के लिए भेजी जा रही थी। धर्मांतरण से जुड़े मामले में यूपी पुलिस ने 5 जुलाई को छांगुर बाबा और उनकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया था। नीतू छांगुर बाबा के करीबी नवीन की पत्नी बताई गई और ईडी के सूत्रों के मुताबिक नीतू के पति नवीन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने विदेशों से करोड़ों रुपए धर्मांतरण का गिरोह चलाने के लिए मंगवाए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक नवीन ने इसके लिए मध्य अमेरिकी देश पनामा में एक फर्जी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसके जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का शक जताया गया। दावा किया गया कि लोगोस मरीन नाम की इस कंपनी को 2003 में बनाया गया था, जो शिपिंग कारोबार से जुड़ी हुई बताई गई। सूत्रों के मुताबिक पनामा में बनाई गई उस कंपनी में अहम पदों पर जानबूझकर विदेशी नागरिकों को रखा गया था, ताकि इस कंपनी को बनाने वाले नवीन या छांगुर बाबा का नाम सामने ना आए। हालांकि छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने नवीन के ठिकानों पर छापे मारे तो इस कंपनी से जुड़े दस्तावेज मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद यह शक जताया गया कि इसी कंपनी के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई और आशंका जताई गई कि इस पैसे का इस्तेमाल छांगुर बाबा ने भारत में धर्मांतरण का गिरोह चलाने में किया। और इस बीच छांगुर बाबा और उनके गिरोह से परेशान चल रहे कई लोगों ने लखनऊ पहुंचना शुरू कर दिया। उन लोगों ने आरोप लगाया कि उनके परिवार की लड़कियां छांगुर बाबा के गिरोह के संपर्क में आने के बाद गायब हो गई। इनमें ज्यादातर लोगों ने धर्मांतरण का दबाव बनाए जाने का दावा भी किया, जिसके बाद ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के एक परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को करीब 6 महीने पहले अगवा कर लिया गया था। इसकी शिकायत करने पर उन्हें भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी और बलरामपुर के रहने वाले उस परिवार के मुताबिक उनकी बेटी को छांगुर बाबा से जुड़ा मुबारक अली नाम का एक लड़का अपने साथ ले गया था। यह घटना 6 महीने पुरानी बताई गई और उन्होंने दावा किया कि तभी से उनकी बेटी वापस नहीं आई। उनके मुताबिक उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा दिया गया और उन्हें यह धमकी दी गई कि अगर वो पुलिस के पास गए तो परिवार के बाकी लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कह रहे हैं कि इसको हिंदू से मुसलमान बना जाए और लड़की को बना भी दिया, लेकर चले भी गए। हम लोगों को भी धमकी देते हैं तुम लोग आ जाओ, नहीं तो 2-3 लड़की बची उनको भी लेकर चले जाएंगे। हमें इस बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया कि छांगुर बाबा के साथियों ने पहले तो उनका गैंगरेप किया, उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। उनके मुताबिक वो बेंगलुरु में रहा करती थी। इसके बाद साल 2021 में छांगुर बाबा के गिरोह के लोगों ने उन्हें सऊदी अरब में नौकरी का लालच देकर बरगलाया और अपने साथ ले गए थे। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने उन्हें नौकरी का ऑफर दिया था उन्होंने पहले हिंदू होने का दावा करते हुए उनसे शादी की बात की थी, लेकिन सऊदी अरब जाकर उन्हें पता चला कि वो मुस्लिम समुदाय से थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद साल 2024 के दिसंबर महीने में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उनका गैंगरेप किया गया था और उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया था। और उनके मुताबिक ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। जब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की तो छांगुर बाबा के गुर्गों ने उन्हें जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। सर ये धमकी जो है गांव में जो छांगुर के गुर्गे हैं, इसके चाचा लोग, वो मुझे धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। छांगुर बाबा के साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली उस लड़की ने इसका सबूत देने के लिए धमकी भरी एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई। तो 3 लोगों ने मेरा गैंगरेप किया था, अभी ये धमकी मुझे मिली है। देखिए सर, तेरा ड्रामा ऐसा करवाऊंगा कि जिंदगी में जो है ना तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ। ये किसका आवाज है? ये छांगुर का गुर्गा है, वसीम का चाचा है और उनके गुर्गे लोग हैं गांव घन्ना खंडी के अंदर से, जो लड़कियां सप्लाई करते हैं। पीड़ित लड़की के मुताबिक उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की और कई सबूत भी पेश किए थे, लेकिन पुलिस ने छांगुर बाबा और उसके साथियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। और छांगुर बाबा के चंगुल में फंसी एक और लड़की का मामला हरियाणा के फरीदाबाद से भी सामने आया। वहां हिंदू समुदाय की एक नाबालिग ने यह आरोप लगाया कि उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्त ने छांगुर बाबा के साथ मिलकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की कोशिश की। नाबालिग के मुताबिक साल 2023 में फरीदाबाद में उसके घर के पास रहने वाली नेहा खान नाम की उसकी दोस्त ने पहले तो अपने भाई आमिर की दोस्ती उससे करवाई। इसके बाद आमिर का पूरा परिवार उसे लेकर दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह गया था, जहां उसकी मुलाकात छांगुर बाबा से करवाई गई थी। पीड़ित के मुताबिक आमिर ने छांगुर बाबा से मिलवाते हुए उसे अपनी पत्नी बताया था। और पीड़ित के मुताबिक जैसे ही छांगुर बाबा को यह बात पता चली कि वो हिंदू है, उसने आमिर की पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी भी दी थी। पूछा कि छांगुर बाबा ने कि ये हिंदू है या मुसलमान, तो आमिर बताता है ये हिंदू है। तो मेरी उम्र पूछते हैं तो आमिर बोलता है अभी इसकी उम्र है 15 साल। तो कहते हैं अच्छा, इसके साथ साथ तो तुम भी जन्नत नसीब करोगे। जन्नत नसीब करने के बाद फिर छांगुर बाबा बोलते पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, उसके बाद तुम इससे निकाह पढ़ सकते हो। पीड़ित नाबालिग के मुताबिक 2023 में हुई इस घटना के बाद आमिर ने उसे अपने एक रिश्तेदार के घर पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की थी। इसमें उसकी बहन यानी नेहा खान ने उसका साथ दिया था। वहाँ पे वो मेरे साथ जबरदस्ती करता अपनी बहन के सामने, और जब मैं उससे लड़ती हूँ तो उसकी बहन कहती है आज के ज़माने में तो ये आम बात हो गई है। जब वो अपनी बहन के साथ मेरे साथ गलत काम कर लेता है तो उसकी बहन वही फ़ोटो वीडियो क्लिक कर लेती है और बोलती है कि भैया इसे संभाल के रखना, ये हमारे बहुत काम आने वाली है। पीड़ित के मुताबिक इसके बाद उन्होंने थाने में आमिर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन आमिर और उसके घर वालों ने उन्हें ब्लैकमेल कर अपना बयान बदलने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से आमिर को जमानत मिल गई थी। उधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में उस वक्त हंगामा हो गया जब वहां एक महिला के घर पर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के आने जाने का विरोध किया गया। इस विरोध में आसपास के लोगों के साथ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी उतर आए। वो महिला वहां किराए के मकान में रहती। उनके पड़ोसियों ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के वो व्यक्ति महिला से मिलने के लिए रात के वक्त भी पहुंच जाते हैं। लोगों के मुताबिक उनकी वजह से इलाके में माहौल खराब हो रहा है। इसी बीच वो व्यक्ति रात में करीब 12 बजे महिला के घर पहुंच गए, लेकिन उन्हें देखते ही इलाके के लोगों ने मकान को घेर लिया, वहां हंगामा शुरू कर दिया। बवाल बढ़ने पर पुलिस भी पहुंच गई और भड़के हुए लोगों से बात कर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने महिला से मिलने पहुंचे व्यक्ति को किसी तरह मकान से बाहर निकाला और उन्हें गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई। चौंका देने वाला ये मामला शाजापुर के लाल घाटी थाना क्षेत्र में मौजूद काशी नगर इलाके का रहा। वहां किराए पर रह रही महिला के घर मुस्लिम समुदाय के एक आदमी के आने जाने का विरोध किया गया। इलाके के लोगों के साथ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने महिला के घर के बाहर रात के वक्त हंगामा किया। और रात को आता था, कोई मोमेडियन था, मगर वो इनकी शादी ब्याह कुछ भी नहीं अवैध रूप से वहाँ रह रहे थे। लोगों की शिकायत पर पुलिस महिला और उनसे मिलने आने वाले व्यक्ति को थाने ले गई। पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इधर केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पिछले 39 दिन से फंसा ब्रिटेन का लड़ाकू विमान अपने देश के लिए रवाना हो गया। ब्रिटेन का F-35 लड़ाकू विमान 39 दिन बाद केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हो गया। तकनीकी खराबी हो जाने की वजह से 39 दिन तक ये विमान वहां पर खड़ा रहा। 38 इंजीनियरों की टीम और भारतीय वायुसेना की मदद से विमान में आई खराबी ठीक की गई। 14 जून को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते वक्त विमान में गड़बड़ी आ गई थी। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो लंबे वक्त से फरार था। पुलिस ने दावा किया कि जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने हत्या की कोशिश करने के आरोप में 2 लोगों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उन आरोपियों ने कुछ दिन पहले एक आदमी पर फायरिंग की थी। हालांकि गोलीबारी में उनकी जान बच गई थी। उधर राजस्थान के बलोत्रा में एक बस के तेज लहरों के बीच फंसने से लोगों की जान खतरे में आ गई। आरोप लगा कि ड्राइवर ने लापरवाही दिखाते हुए लोगों से भरी उस बस को पानी में उतार दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। क्योंकि वो बस तेज लहरों में फंसी नजर आई। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो किसी भी वक्त पलट सकती थी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन मंगवाई गई और उस मशीन की मदद से बस को पानी के तेज बहाव से खींचकर बाहर निकाला गया। इससे पहले बस के ड्राइवर ने तेज रफ्तार में बस को पानी में उतार दिया, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो अटक गई। बस में बैठे लोगों की जान पर बनाई। हैरान कर देने वाला यह मामला बालोतरा जिले के सिरधरी थाना इलाके का रहा। जानकारी के मुताबिक वहां आसपास के नदी नालों में उफान आने की वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उस बस के ड्राइवर ने बस को लहरों में उतार दिया। हालांकि प्रशासन ने लोगों की जान बचा ली और बस को बाहर निकालने के बाद जब्त कर लिया। इधर राजस्थान के पाली में पुल न होने से लोग अपनी जान हथेली पर रखकर नदी पार करने के लिए मजबूर हो गए। वहां के लोगों के मुताबिक 3 महीने पहले एक पुराना पुल तोड़ दिया गया था, लेकिन उसकी जगह पर नया पुल नहीं बनाया गया। इसकी वजह से कई गांवों के बीच संपर्क टूट गया और रास्ता पार करने के लिए लोग उफनती लहरों का मुकाबला करते नजर आए। पाली जिले में हुई भारी बारिश वहां के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। पाली के देसूरी इलाके में कुछ लोगों ने तो बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। उन्होंने बच्चों को अपने कंधों पर बिठाया और पानी की तेज धार के बीच चलते दिखाई दिए। वहां नदी के दोनों किनारों के बीच एक रस्सी बांध दी गई और वो लोग उस रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ते रहे। जबकि एक दूसरे इलाके में भी बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया। वहां भी एक आदमी ने एक बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया और संभल कर चलते नजर आए। उस बच्चे के अलावा बड़ी संख्या में कई दूसरे बच्चे भी नदी के किनारे मौजूद दिखे, लेकिन वो लोग रास्ता पार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। बताया गया कि 3 महीने पहले वो पुराना पुल तोड़ दिया गया था और नया पुल न बनने की वजह से लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल दी। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ से पत्थरों के गिरने से दहशत मच गई। घटना उस वक्त हुई जब बड़ी संख्या में लोग सड़क से गुजर रहे थे। वहां लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद अचानक पत्थरों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और बड़े बड़े पत्थरों से बचने के लिए लोगों ने दौड़ लगा दी। वहां ऊंचाई से सड़क पर तेजी से पत्थर गिरते नजर आए और ऐसा लगा मानो बड़ी बड़ी चट्टानें एक साथ टूटकर बिखर गई हों। सड़क पर पहाड़ से इतनी तेज रफ्तार में पत्थरों की बारिश हुई कि उसकी आवाज सुनकर लोग दहल गए। वहां कुछ ही देर में सड़क पर पत्थरों का ढेर जमा हो गया और इस दौरान पैदल गुजर रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया गया कि चंबा के तीसा मुख्य मार्ग पर बारिश के दौरान वो लोग फंस गए थे, लेकिन बारिश के बाद जब वो अपने घरों के लिए निकले तो जासौरगढ़ 0 पॉइंट पर पत्थरों की बरसात होने लग गई। गनीमत ये रही कि कोई भी उसकी चपेट में नहीं आया। इस घटना के बाद प्रशासन ने जरूरी न होने पर लोगों को अपने घर से न निकलने की सलाह दी, क्योंकि चंबा में पहाड़ से गिरे भारी भरकम पत्थरों ने एक महिला और उनके पति की जान ले ली। वो दोनों अपने घर में मौजूद थे, तभी पहाड़ खिसकने की वजह से कई बड़े पत्थर उनके घर के ऊपर गिर गए और दोनों उसकी जद में आ गए। क्योंकि ऊंचाई से गिरे पत्थरों की वजह से उनका घर मलबे में तब्दील हो गया। उनके घर की छत और दीवारें टूटकर बिखर गईं। वहां हर तरफ ईंटें और कंक्रीट का मलबा नजर आया। इसके साथ ही लकड़ियों से बनी खिड़कियां और दरवाजे इधर उधर बिखरे दिखाई दिए, जबकि उस मकान के अंदर रखा सामान भी बर्बाद हो गया। चंबा जिले के महिला इलाके में बारिश के बाद पहाड़ खिसकने का सिलसिला शुरू हुआ और इसी बीच कई बड़े पत्थर उस मकान के ऊपर गिर गए। उस वक्त तो महिला और उनके पति घर में ही मौजूद थे और वो दोनों इसकी चपेट में आ गए। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये जो ऊपर से पत्थर आया है और दूसरा पत्थर एक और जो तैयार है नीचे आने के लिए, तो ये काफ़ी नुकसान कर सकता है। तो मैं प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, या तो इनका यहाँ से पलायन किया जाए। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना के बाद प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी गई और वहां के लोगों ने सरकार से अपने घरों को पत्थरों से बचाने के लिए व्यवस्था कराने की मांग की। इधर जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। साथ ही पुलिस की कई टीमों ने भी जगह जगह घूमकर अनाउंसमेंट की और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की।
ताकि कोई नदी के तेज बहाव की चपेट में ना आ जाए। लोगों से गुजारिश की जाती है कि कोई भी नदी के किनारे ना जाए और जिनके भी घर नदी के किनारे हैं वो थोड़ा सा साइड पे चले जाएं। इसके अलावा बचाव टीम भी लोगों को सतर्क करने के लिए अनाउंसमेंट करती दिखाई दी। नौशेरा में हो रही लगातार बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने का भी खतरा बढ़ गया। ऐसे में बचाव टीम ने लोगों को जरूरी काम न होने पर घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी। काम नहीं है तो कृपा करके गाड़ी लेकर बाहर भी मत जाए, लैंडस्लाइड का खतरा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बचाव टीम ने मछुआरों को भी नदियों से दूर रहने के निर्देश दिए। भारी बारिश की वजह से नौशेरा में बढ़ा बाढ़ का खतरा अगले 2 दिन भी बना रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 2 दिन नौशेरा के अलावा कठुआ, सांबा और उधमपुर में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। और इस सब के बीच चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर के रामबन के कई इलाके डूब गए। वहां लगातार हो रही बेहिसाब बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसके बाद प्रशासन ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम के 2 गेट खोल दिए और उसके बाद वहां के निचले इलाके जलमग्न हो गए। वहां भारी बारिश के बाद चिनाब नदी उफान पर आ गई। नदी का बहाव इतना तेज दिखाई दिया कि वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को चिनाब नदी के किनारे से दूर रहने की सलाह दी। रामबन की तरह ही जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला भी भारी बारिश से बेहाल नजर आया। वहां नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी सड़कों तक आ गया। ऐसे में लोगों का अपने मकानों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। वहां भारी बारिश की वजह से एक दीवार ढह गई। उस दीवार के पास 2 गाड़ियां खड़ी थीं। दीवार ढहने की वजह से उन गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रियासी में भी भारी बारिश हुई। उसकी वजह से चिनाब नदी में उफान आ गया और उस पर बना सलाल डैम ओवरफ्लो हो गया। इसे देखते हुए प्रशासन ने सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए। सलाल डैम से पानी छोड़ने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी। उधर पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि वहां के कई हिस्सों में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक बारिश और बाढ़ की वजह से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई जगहों में मकान गिरने और जमीन खिसकने से भारी नुकसान की खबरें आई, क्योंकि पाकिस्तान के कई शहरों पर बारिश कहर बनकर टूटी। वहां जोरदार बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से पाकिस्तान में करीब 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखने को मिला। वहां तो गांव के गांव डूब गए। इसके अलावा लाहौर और सियालकोट जैसे कई बड़े शहरों में भी बारिश का प्रकोप देखने को मिला। क्योंकि कुछ महीने पहले तक बूंद बूंद के लिए तरसते पंजाब प्रांत में हुई बारिश लोगों के लिए कब परेशानी का सबब बन गई पता ही नहीं चला। और फिर पंजाब प्रांत के कई शहरों में सड़कों पर सैलाब का कब्जा नजर आया। गांव के गांव डूब गए। 3 दिन पहले ही रावलपिंडी के पास एक बांध भी फूट गया था। वहां के हालात सुधारने के लिए सेना ने लंबा ऑपरेशन चलाया ताकि सैलाब के बीच फंसे लोगों को निकाला जा सके। उधर अमेरिका के कैंसस शहर में एक महिला तेज लहरों के बीच फंस गई। वहां अचानक आई बाढ़ की वजह से वो एक पेड़ पर चढ़कर जान बचाती दिखी। उन्हें वहां फंसा देखकर लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि वो महिला एक पेड़ पर चढ़ी नजर आई। पेड़ के नीचे चारों तरफ पानी भरा दिखाई दिया। पेड़ की टहनी को पकड़कर वो खुद को संभालती रही। इस दौरान पानी की तेज लहरें उन्हें लीलने को तैयार दिखी। हालांकि उस महिला के फंसे होने की जानकारी मिलते ही राहत बचाव दल की टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने एक नाव की मदद से महिला को पेड़ से उतार लिया। तेज लहरों से बाहर निकलते ही महिला ने राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक कैंसस शहर के कई इलाकों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी दी गई। वहां भारी बारिश के बाद आसपास की नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिस वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। यही वजह रही कि वो महिला अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि समय रहते बचाव दल के सदस्यों ने उनकी जान बचा ली। अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत सेना को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने थे और पहली खेप में 3 हेलीकॉप्टर अमेरिका से भारत भेजे गए। और इन घातक अटैक हेलीकॉप्टरों को एक ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए अमेरिका से भारत लाया गया। इन्हें दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद हिंडन एयरपोर्ट पर उतारा गया। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिलते ही सेना ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी देते हुए दावा किया गया कि इससे सेना की ताकत में भारी इजाफा होगा। कई खूबियों वाले अपाचे हेलीकॉप्टरों को हवाई टैंक भी कहा जाता है। हालांकि वायुसेना के बेड़े में पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, लेकिन थल सेना को पहली बार यह हेलीकॉप्टर मिला। इसकी गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में की जाती है। दावा किया गया कि इसमें नाइट विजन के साथ थर्मल सेंसर भी हैं, जो रात के अंधेरे में दुश्मन पर सटीक वार करने में सक्षम है।
ये हेलीकॉप्टर मिसाइल से लैस है और महज 60 सेकंड में 128 टारगेट को पहचान कर उन्हें तबाह कर सकता है। ये लगातार करीब 3 घंटे तक उड़ सकता है। हालांकि अमेरिका से हुए समझौते के तहत अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप पिछले साल जून में ही आनी थी, लेकिन इसमें देरी हुई। सौबात की एक बात यह कि अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने से भारतीय सेना की ताकत कैसे बढ़ जाएगी, यह समझने की जरूरत है। वायुसेना के पास तो हैं अपाचे हेलीकॉप्टर, अब आर्मी के पास भी आ गए, यानी थल सेना के पास। तो क्या है कि यह खास अटैक हेलीकॉप्टर है। मतलब पब्लिक आमतौर पर यह मानती है कि अटैक यानी हमला जो है वो फाइटर जेट से किया जाता है, मतलब स्पीड से उड़ते हुए मिसाइल या बम गिराकर आते हैं फाइटर जेट। लेकिन हेलीकॉप्टर भी फाइटर हेलीकॉप्टर होते हैं, वो पब्लिक को ज्यादा अंदाजा नहीं होता। पब्लिक को लगता है कि हेलीकॉप्टर तो जवानों को जंग के मैदान तक ले जाता है या बड़े हेलीकॉप्टर तोप वगैरह भी उड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर भी होते हैं, यानी उनमें मिसाइल वगैरह लगी होती है, वो फायर करते हैं और फायर करते हैं दुश्मन पर। हॉलीवुड पिक्चरों में देखा होगा आपने, क्योंकि प्लेन को उड़ाने के लिए तो रनवे चाहिए होता है। हेलीकॉप्टर तो खड़ा खड़ा ही उड़ सकता है, उसी तरह लैंड भी कर सकता है और हवा में ठहर भी जाता है। तो ज्यादा ऊंचाई पर ना उड़ते हुए भी अटैक हेलीकॉप्टर मिसाइल हमला वगैरह कर सकते हैं। तो अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे मिल गया भारतीय सेना को, तो इसमें खास क्या है? इसकी जो सबसे खास चीज है वो है इसमें लगा लॉन्ग बो रेडार। मतलब एक तरह से यह समझ लीजिए कि ये एक उड़ता हुआ टैंक है, उसमें लगा है सुपर एडवांस्ड मिसाइलें लगी हैं और लॉन्ग बो रेडार। और रेडार क्या, पूरा रेडार सिस्टम लगा हुआ है इसमें। इसके पंखे के ऊपर अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर एक मटका टाइप का बड़ा सा गोला लगा रहता है। वो कोई ऐसा वैसा गोला नहीं है, वो है इसकी ऐसी हाईटेक आंखें जो इस अटैक हेलीकॉप्टर को धार देती हैं। यह है इसका लॉन्ग बो रेडार। ये एक साथ 128 टारगेट को देख सकता है। 128 टारगेट को, मतलब समझिए कि सेना की पलटन आगे बढ़ रही है, फौजी टैंक तोपें सब, और सामने से दुश्मन की पलटन के टैंक आ रहे हैं, अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। तो सेना ने ऊपर अपना हेलीकॉप्टर भेजा साथ साथ। हेलीकॉप्टर को बहुत ऊपर उड़ने की भी ज्यादा जरूरत नहीं, जमीन पर सेना के साथ साथ चल सकता है और दुश्मन के टैंकों को दूर से आते ही देख सकता है। देख ही नहीं सकता, 128 टारगेट को देख सकता है एक साथ। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई किसी चट्टान के पीछे से निकल कर आ रहा है, कोई दूसरी दिशा से आ रहा है। एक साथ 128 टारगेट को लॉन्ग बो रेडार पकड़ सकता है। खड़े हुए टारगेट नहीं, मूव करते हुए टारगेट को भी पकड़ सकता है, अपनी जगह से हिलते हुए टारगेट को भी पकड़ सकता है, बढ़ते हुए टारगेट को पकड़ सकता है। सिर्फ देख ही नहीं सकता, उनको लॉक कर सकता है। मतलब तोपें आ रही हैं, फौजी आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां आ रही हैं, टैंक आ रहे हैं, ये 128 को एक साथ देख सकता है। रेत के टीलों से निकल कर आ रहे हों, चाहे कोहरे में आ रहे हों, चाहे धुएं के पीछे से आ रहे हों, रेत के तूफान में आ रहे हों, धूल में छिपे हुए हों, सबसे बड़ी बात चाहे अंधेरे में आ रहे हों, ये लॉन्ग बो रेडार 128 को एक साथ देख सकता है। और उसमें यह भी ताकत है कि यह न सिर्फ उनको देख सकता है, बल्कि यह भी बता सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सा खतरनाक है। मतलब समझ लीजिए 10 टैंक आ रहे हों अंधेरे में, 10 टैंक के साथ 20 गाड़ियां हों, 50 फौजी हों, तो यह बता देगा कि पहले टैंक उड़ा दो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद ये रेडार का सिग्नल जाता है उसकी मिसाइलों को। इसमें हेल्प फायर मिसाइलें लगी। हेल्प फायर मिसाइल की खास बात ये होती है कि ये होती हैं फायर एंड फॉरगेट, मतलब दागो और भूल जाओ। लॉन्ग बो रेडार ने टारगेट लॉक किया, उसके बाद सिग्नल मिला मिसाइल को कि ये टारगेट है, ये टैंक है जिसको उड़ाना है, तो ये उस टैंक पर ही जाएगी, चाहे टैंक इधर उधर हिलता डुलता रहता हो या आगे बढ़ता रहे। मिसाइल में टारगेट लॉक हो गया तो उसी पर जाकर फटेगी, चाहे जैसे भी पहुंचे उस तक। उसका फायदा क्या? फायदा ये कि रेडार ने एक बार देख लिया टारगेट को, फिर हेलीकॉप्टर को उसके सामने रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने दुश्मन के पास भी तो एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम हेलीकॉप्टर को पकड़ सकता है। तो रेडार ने टारगेट लॉक किया, सिग्नल हेलफायर मिसाइल को दे दिया, बाकी काम मिसाइल करेगी। हेलीकॉप्टर वहां से हट सकता है और सामने से आ रही मिसाइल को डॉज कर सकता है, चकमा दे सकता है। हेलफायर मिसाइल
फायर करने के लिए अपाचे को टारगेट के सामने होने की जरूरत ही नहीं, वो तो लॉन्ग बो रेडार के सिग्नल के आधार पर ही फायर की जा सकती है मिसाइल। मतलब समझिए, लॉन्ग बो रेडार ने दुश्मन का बंकर पकड़ लिया, 10 किलोमीटर दूर है, तो बंकर का टारगेट लॉक कर दिया और हेलफायर मिसाइल फायर कर दी, और हेलीकॉप्टर चला गया चट्टान के पीछे, तो हेलफायर जाकर सीधा लगेगी दुश्मन के बंकर पर, और अपाचे की तरफ आ रहे अगर दुश्मन ने मिसाइल चलाई भी तो अपाचे चला जाएगी, वो मिसाइल चली जाएगी चट्टान के पीछे, मतलब अपाचे चला जाएगा चट्टान के पीछे और दुश्मन की मिसाइल चट्टान से टकराकर खत्म हो जाएगी। क्योंकि अपाचे ने जो मिसाइल फायर की वो तो रेडार के इंस्ट्रक्शन पर चल रही है, वो अपने टारगेट पर जाएगी ही जाएगी। और सबसे खास बात यह कि अपाचे ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो एक साथ 16 मिसाइलें फायर कर सकता है अलग अलग टारगेट पर। मतलब कुछ ही सेकंड में दुश्मन का बढ़ता हुआ पूरा बेड़ा तबाह किया जा सकता है। एक साथ 16 मिसाइलें अलग अलग टारगेट को तबाह कर देंगी। क्या क्या बचाएगा दुश्मन? और चाहे धूल हो, चाहे रेत का तूफान हो, चाहे धुआं हो, चाहे कोहरा हो, और सबसे बड़ी बात चाहे अंधेरा हो। जैसे हॉलीवुड की पिक्चरों के सुपर हीरो होते हैं ना, जैसे वो एक्सरे मशीन से देख रहा हो और खुद सामने रहने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसके पास है लॉन्ग बो रेडार। अब समझे आपकी वायुसेना की तो आसमान की लड़ाई है, यह हेलीकॉप्टर थल सेना कैसे इस्तेमाल करेगी? सामने से आ रही दुश्मन की टुकड़ी से मुकाबला करने में अपाचे कितनी मजबूती दे सकता है सेना को। यह लॉन्ग बो रेडार है इसकी सबसे बड़ी खासियत। एक तरह से 128 आंखों वाला और 16 भाले एक साथ फेंकने वाला महायोद्धा। 100 बात की एक बात। उधर इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज आकाशदीप नहीं खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने साफ कर दिया कि तेज गेंदबाज आकाशदीप इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह टीम में प्रसिद्ध कृष्णा या फिर अंशुल कंबोज को शामिल किया जा सकता है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ मैनचेस्टर में होने वाले चौथे टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड ने अपनी टीम में सिर्फ एक बदलाव किया। चोट की वजह से बाहर हुए इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर की जगह लियम डॉसन को टीम में शामिल किया गया। खबर है कि बल्लेबाज करुण नायर घरेलू क्रिकेट में दोबारा कर्नाटक की टीम से खेलते नजर आ सकते हैं। उन्हें विदर्भ की क्रिकेट टीम की तरफ से इसकी अनुमति मिल गई। 3 साल पहले करुण नायर कर्नाटक की टीम छोड़कर विदर्भ की टीम से जुड़ गए थे। उधर बिहार के भोजपुर में स्पेशल टास्क फोर्स और भोजपुर पुलिस ने मिलकर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल बलवंत सिंह और रवि रंजन नाम के शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान दोनों शूटर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा पुलिस ने अभिषेक नाम के बदमाश को भी गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक अभिषेक ने चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल शूटरों की फरार होने में मदद की थी। बक्सर के रहने वाले चंदन मिश्रा की पिछले हफ्ते हत्या की गई थी। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती चंदन मिश्रा पर 5 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी। उस हत्याकांड के बाद पुलिस की कई टीमें शूटरों को पकड़ने में जुटी थी। पटना और उसके आसपास के इलाकों में बदमाशों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की गई। और इसी दौरान एसटीएफ को सूचना मिली कि चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 3 बदमाश बिहियां थाना इलाके में छिपे हैं। इसके बाद तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों की तरफ से बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, जिस पर बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद एसटीएफ और भोजपुर पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। अधिकारियों ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में शूटर बलवंत सिंह और रवि रंजन पैर में गोली लगने से घायल हो गए। बाद में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों ने बताया कि एसटीएफ ने अभिषेक नाम के बदमाश को भी गिरफ्तार किया। आरोप है कि चंदन मिश्रा की हत्या के बाद अभिषेक ने अस्पताल से शूटरों को भगाने में मदद की थी। और पटना पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बलवंत सिंह और रवि रंजन उन 5 शूटरों में शामिल हैं जिन्होंने 17 जुलाई को पारस अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा की हत्या की थी। सूत्रों ने दावा किया कि हत्या के वक्त बलवंत सिंह ने सफेद शर्ट और सफेद टोपी पहन रखी थी, जबकि रवि रंजन ने नीले रंग की टोपी पहन रखी थी। इस बात का भी दावा किया गया कि बलवंत ने चंदन मिश्रा को 7 और रवि रंजन ने 5 गोलियां मारी थी। और चंदन मिश्रा की हत्या कर बलवंत सिंह और रवि रंजन बड़े आराम से अस्पताल से भाग निकले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बक्सर के रहने वाले शेरू नाम के बदमाश ने चंदन मिश्रा की हत्या की सुपारी दी थी। सूत्रों ने बताया कि तौसीफ उर्फ बादशाह नाम के बदमाश को शेरू ने 10 लाख की सुपारी दी थी।
पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई कि हत्या से पहले 3 दिन तक शूटरों ने अस्पताल की पूरी जानकारी हासिल की थी। इसके बाद दिन दहाड़े 5 शूटरों ने चंदन मिश्रा को अस्पताल के अंदर गोलियों से छलनी कर दिया था। और जिन 5 शूटरों ने चंदन मिश्रा को अस्पताल में गोली मारी थी, उनमें सबसे आगे तौसीफ उर्फ बादशाह था। चंदन मिश्रा की हत्या के लिए तौसीफ फिल्मी स्टाइल में अपने साथियों के साथ पारस अस्पताल में दाखिल हुआ था। कमरा नंबर 209 के पास पहुंचने के बाद सभी ने कमर से अपनी पिस्तौल निकाल ली थी। एक के बाद एक सभी लोग अंदर घुसे और फिर चंदन मिश्रा को मारकर वहां से फरार हो गए थे। इस हत्याकांड के बाद पूरे बिहार में कोहराम मच गया था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत शूटरों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया था। कुछ रोज पहले पटना पुलिस ने कोलकाता से तौसीफ और उसके साथियों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बक्सर के रहने वाले शेरू नाम के बदमाश ने तौसीफ को 10 लाख रुपए में चंदन मिश्रा की हत्या करने की सुपारी दी थी। सूत्रों ने बताया कि पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि हत्या से 3 दिन पहले ही सभी शूटर पटना के समनपुरा इलाके में पहुंच गए थे। दावा किया गया कि 3 दिनों तक शूटरों ने अस्पताल में जाकर हर एक जगह की जानकारी हासिल की थी ताकि चंदन मिश्रा को आसानी से मारा जा सके।